नंबर 9 क्या है, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9 में ये मेरे पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 3x+2। कह रहा है क्या, इज द एरिया, ये एक एरिया है, किस चीज का अभी पता नहीं, एंड x+2 बच्चा क्या है, लेंथ है। ये बेटा लेंथ है, ये बच्चा एरिया है, ठीक है। फाइंड द ब्रेड्थ ऑफ ए रेक्टेंगल, यहां पर मुझे ब्रेड्थ फाइंड करनी है, किस चीज की, रेक्टेंगल की। बेटा यहां पर रेक्टेंगल की लेंथ फाइंड करनी है, ठीक है। अब रेक्टेंगल देखो ऐसे होगा, ऑब्वियसली ऐसे होगा। अब यहां पर मान लीजिए लेंथ कितनी है, ये बोल रहा x+2 है, ठीक है। एरिया दिया गया है x² प्लस 3x+2। मुझे बोल रहा है कि ब्रेड्थ फाइंड करिए। सिंपल अल्फाजों में ध्यान से समझ लीजिएगा मेरा बच्चा, क्या मैं लिखूंगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो बराबर होता है वो होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यही होता है ना कि। अब लेंथ कितनी है मेरा बच्चा, x+2 इंटू ब्रेड्थ है, इज इक्वल एरिया ऑफ रेक्टेंगल, वो कितना है, x² प्लस 3x+2। लिख सकता हूं ऐसे बच्चा, तो ये मल्टीप्लाई में नीचे जाएगा तो ब्रेड्थ आएगी बेटा x² प्लस 3x+2 डिवाइडेड बाय में आएगा x+2। क्लियर, तो सिंपलेट करिए बेटा। तो यहां पर देखो, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, x² प्लस 2x प्लस x+2 डिवाइडेड बाय x+2। देखो ध्यान से लिखिए, लिख सकता हूं बेटा, 2x प्लस x होता है ना 3x, है कि नहीं, मिडिल टर्म सिंपलेट, ठीक है। तो ये मैं ऐसे लिख सकता हूं, x कॉमन निकालकर अंदर बचेगा x+2, इन दोनों में से +1 कॉमन निकालकर अंदर बचेगा x+2 डिवाइडेड बाय x+2, ठीक है मेरा बच्चा। तो इनमें से ये और एक टर्म, ये एक टर्म, इनमें से x+2 कॉमन निकालू, x+2 कॉमन निकाला, अंदर बचा x+1 डिवाइडेड बाय में है बेटा x+2। बेटा ये और ये कैंसिल हुआ तो यहां पर आंसर x+1, यानी आपकी ब्रेड्थ होगी x+1। समझ आ रहा है? तो सिंपल अल्फाजों में फॉर्मूला यूज करिए, आपका आंसर जो है ना आपके हाथ में है। डरना नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन आते हैं, सिर्फ एरर हो सकता है बोर्ड के जो ये मॉडल पेपर में है इसमें थोड़े से एरर्स हैं, घबराना नहीं है। क्वेश्चन आपको अच्छे से आएंगे, आपको आसान वाले क्वेश्चन होता है आएंगे जो आपको मिनटों में स्ट्राइक होंगे। क्लियर, समझ आ रहा है मेरा बच्चा, घबराना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है बेटा, कह रहा है सब्ट्रैक्ट, किसको करना है सब्ट्रैक्ट, 4 × 1 + 3m + 2m फ्रॉम 5 × 2 + m - 2n। देखो एज पर ये मैं गलती भी मान सकता हूं, ये गलती नहीं है, लेकिन बच्चे को कंफ्यूज करने के लिए देखो यहां पर m है, यहां पर mn है, ठीक है। अब आपको जो पेपर में दिया गया है ना वैसे ही करना है, हम m के हिसाब से ही करेंगे, ठीक है। तो पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज 4 1 are 4 + 4 3 are 12, 12m + 4 2 are 8m, ठीक है। इसको किससे सब्ट्रैक्ट करना है बच्चा, 5 2 are 10 + 5 × m - 5 2 are 2n 10m, सॉरी, ठीक है। अब ये क्वांटिटी उससे सब्ट्रैक्ट करनी है, तो पहले कौन से लिखेंगे, ये वाली। तो मैं ऐसे लिखूंगा बेटा 10 + 5m - 10n। बेटा इस चीज को इस चीज से माइनस करना है, किस चीज को, इस चीज को। तो पहले लिखूंगा ये, फिर ये 12m + 8m। आप अगर n लिखोगे तब अलग आंसर निकलेगा, m लिखोगे तब अलग आंसर निकलेगा, ठीक है। घबराना नहीं, आंसर से कुछ भी निकले आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू 10 + 5m - 10n, इसको मल्टीप्लाई करें, दैट इज 4 ± -12m, क्योंकि बाहर है तो सारों को मल्टीप्लाई होगा ना बच्चा, ± -8m। मैंने आपको बोला है कि जब भी माइनस की क्वांटिटी बाहर होगी और इससे मल्टीप्लाई होगा अंदर वाली सारी क्वांटिटीज को, जो अंदर वाली क्वांटिटीज प्लस होती है वो माइनस बन जाती है, जो माइनस होती है वो प्लस बन जाती है। ये देखो ये माइनस है, माइनस से मल्टीप्लाई करा, जो अंदर वाली प्लस क्वांटिटीज है सारी माइनस बनी,
ठीक है, अब लाइक टर्म्स को जो है आराम से हम चालू कर सकते हैं। देखो 10 और -4 कितना हुआ, +6। ठीक है, 5m, देखो यहां पर m में 3 क्वांटिटीज है। एज पर दिस तो पहले हम m से ही सोल्व करेंगे। ठीक है, देखो 5m, 12m, 8m। तो पहले देखो ये 12m और 8m कितने हुए, 20m, -20m हुए कि नहीं, और ये 5m है, तो बचे कितने, तो -15m आएगा बेटा। आएगा ओ ओके, और -10n इसका आंसर होगा। बच्चा घबराना नहीं, अगर यहां पर n होता तब आपको n के साथ लाइक टर्म्स को सॉल्व करना है। ठीक है, ये बहुत ही आसान है। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है बेटा, आराम से है, बहुत ही आसान है। इससे पहले ये क्वेश्चन करे, आप लोगों ने कोऑर्डिनेट सिस्टम, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा होगा। ठीक है ना, पढ़ा है ना, इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स में, एक्सरसाइज 3। आपको जो भी पॉइंट प्लेन में दिखाना होगा ना, उसके लिए मुझे 2 क्वांटिटीज चाहिए, 2 कोऑर्डिनेट्स चाहिए। एक होता है एक्स कोऑर्डिनेट, दूसरा होता है वाई कोऑर्डिनेट। ये एक्स हमेशा एक्स एक्सिस का होता है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस का, और वाई वैल्यू इसका होता है। ठीक है, यानी जब भी आपको किसी पॉइंट को, आपको बोल रहा है राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑल पॉइंट्स प्लॉटेड ऑन द ग्राफ। इस ग्राफ में जो भी पॉइंट्स है, चाहे ए बी सी डी ई है या एफ है, एफ भी है लाइन में बेटा, तो मुझे इनके सारे कोऑर्डिनेट पॉइंट्स बताने हैं। देखो अगर मैं ई की बात करूं, ई में सबसे पहले एक इसका है, यहां से 7, यहां से 7, तो 7x का 7 इस वाले से x का भी है। तो ई के कोऑर्डिनेट्स क्या है बच्चा, 7,7। ठीक है, अब यहां पर देखो सी क्या है, पहले यहां से है 1, यहां से 2। देखो यहां पर इसका मतलब जो इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, एक्स कोऑर्डिनेट 1 है और वो कोऑर्डिनेट 2 है। सी के कोऑर्डिनेट्स बचा है 1,2। ठीक है बेटा, अब देखो डी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 3 और यहां से 1, 3,1। ठीक है, तो डी के कोऑर्डिनेट्स हैं 3,1। बेटा पहले हमें एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट बताना है, फिर वाई एक्सिस का। ठीक, अब यहां पर देखो बी, ए के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे बच्चा, ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 2 और ये 6, 2,6। क्लियर मेरा बच्चा। यहां पर देखो ई के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 7 और 7। देखो 7 मैंने आपको बोला है कि आपको पता होगा जब भी पॉइंट एक्सिस पे होगा, जिस एक्सिस पे वो होगा उसका वैल्यू होता है, और जिस एक्सिस पे नहीं होगा वो वैल्यू 0 होता है। अब यहां पर देखो कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये जो पॉइंट है ना, ये एक्स एक्सिस पे है, इसका मतलब एक्सिस एक्स एक्सिस का वैल्यू होगा, इन्हें एक्स कोऑर्डिनेट का वैल्यू होगा, वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। ठीक है, तो अगर मैं एफ पॉइंट को देखूं, मुझे पता है एक्स का वैल्यू कुछ ना कुछ होगा और वाई कोऑर्डिनेट जो है वो 0 होगा, क्योंकि पॉइंट एक्स एक्सिस पे है तो वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। अगर वाई एक्सिस पे होता है तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है। अब जिस पॉइंट पे वो होगा वो वैल्यू आपके पास एक्स कोऑर्डिनेट का होगा। ये किस पे है, 6 और 7 के बीच में, यानी 6.5। तो ये होगा 6.5,0। क्लियर, ओके। तो ए बी नहीं आया, तो बी का अगर हम देखें तो बी का एक्स का वैल्यू 3 है और यहां से 3 है, तो 3,3 इसके कोऑर्डिनेट वैल्यूज हैं। तो दीज आर दी पॉइंट्स जो हमने इस ग्राफ से बनाए हैं। आई होप ये समझ आया होगा बेटा, ये बहुत ही आसान है। सिर्फ प्रैक्टिस करिए, वीडियोस देखिए, आप प्रैक्टिस करिए, जितना प्रैक्टिस उतनी जो है ग्रुप आपको टॉपिक्स पे बनेगी और आपको एग्जाम में कोई भी मार्क्स नहीं छूटेगा। बेटा पोजीशन लाने के लिए आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा तो करना पड़ेगा। अगर आपको फर्स्ट आना है ना, तो आपको उस बंदे को पीछे छोड़ना है जो पढ़ रहा है। तो अगर वो पढ़ रहा है ना, आपको वो 2 घंटे पढ़ रहा है तो आप भी पढ़ना, क्यों नहीं पढ़ोगे, पढ़ोगे ना। तो घर बैठ के ऐसे ही फर्स्ट नहीं आते हैं बेटा, पोजीशन ऐसे ही नहीं आती है। जो बंदा होता है ना, जो पोजीशन लाता है, वो दिन रात एक करके मेहनत करता है, प्रैक्टिस करता है, वो कोई भी क्वेश्चन ऐसे नहीं छोड़ेगा। देखो कॉम्पिटिटिव एग्जाम वो अभी साइड में छोड़ो, अभी आपको बोर्ड्स का एग्जाम है, उसमें आपको हर एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते, कुछ भी पूछ सकता है। तो आप आराम से प्रैक्टिस करिए, बहुत मेहनत से, बहुत मजे से करिए। अभी एग्जाम के बाद तो आपको घूमना ही है ना, अभी मत घूमो, अभी मेहनत करो। ठीक है बच्चा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 जो है ना, वो प्लेइंग विद नंबर्स का है, प्लेइंग विद नंबर्स का है बेटा। प्लेइंग विद नंबर्स का क्वेश्चन है, ध्यान से समझ लीजिएगा। कह रहा है 2y3
2y डिजिट नंबर है, इज ए 3 डिजिट नंबर, जिसमें ये y जो है ना बेटा डिजिट है। तो अगर ये डिजिट है तो इसके वैल्यूज क्या क्या होंगे, 0 से 9 तक, उसके अलावा नहीं होंगे, क्योंकि डिजिट्स हमारे पास 10 ही है, 0 से 9 तक। फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 3। बेटा अगर डिविजिबल 3 है, ये नंबर डिविजिबल बाय 3 है, तब वैल्यूज ऑफ y पॉसिबल वैल्यूज फाइंड करिए। बच्चा आपने पढ़ा होगा, आपने बहुत अच्छे से प्लेइंग विद नंबर्स में क्वेश्चंस करे होंगे, तो इस क्वेश्चन का एग्जाम में आना जो है 100% पॉसिबिलिटी है। ठीक है मेरा बच्चा, है कि नहीं? तो मैंने आपको पढ़ा है, वो क्वेश्चन रिवाइज करिए, आपको क्वेश्चन आएंगे। देखो कैसे करेंगे बेटा, अगर ये डिविजिबल बाय 3 है तो आपको डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 तो पता होगा कि नंबर जब डिविजिबल 3 होता है तो उन नंबर के जो डिजिट्स होंगे, उस नंबर के जो डिजिट्स होंगे उनका सम जो है ना वो डिविजिबल ऑफ 3 होता है। यानी मैं लिख सकता हूं इफ 2y3 इज ए नंबर और ये डिविजिबल बाय 3 है, तो अकॉर्डिंग टू द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 दैट द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ दिस गिवन नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल ऑफ 3। यानी मैं कह सकता हूं दिस 2 प्लस y प्लस 3 जो है ना, दिस इज ऑलवेज डिविजिबल ऑफ 3। ये 3 से डिविजिबल होंगे बच्चा। तो पहले हम मल्टीपल्स ऑफ 3 देखेंगे, जो 3 से 3 1 आर 3, 6 3 3 आर 9, 3 4 आर 12, 3 5 आर 15, 3 6 आर 18, 3 7 आर 21 एंड सो ऑन। ये मल्टीपल्स ऑफ 3 है, यानी ये सारे नंबर डिविजिबल ऑफ 3 होंगे। अब हमें चेक करना है एक एक करके इनमें से पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है। ध्यान से देखिए, तो ये 2 प्लस 3 कितना हुआ, 6 प्लस y, 6 प्लस y, ये डिविजिबल होगा 3 से। अगर ये डिविजिबल ऑफ 3 है, इट मींस ये इनमें से कोई नंबर होगा। तो स्टार्ट 3 से करते हैं। जब हम 3 से करेंगे तो ये भी डिविजिबल ऑफ 3 है ना, लिख सकता हूं बच्चा। तो दैट इज y निकलेगा 3 माइनस 6, दैट इज -3। तो बेटा -3 है तो ये डिजिट नहीं है, ये माइनस नेगेटिव वैल्यू है। ठीक है, तो मेरे पास 0 से 9 तक पॉजिटिव वैल्यूज होने चाहिए, तो ये पॉसिबल वैल्यू नहीं होगा y का। तो इसी तरीके से 6 प्लस y जो है दूसरा वैल्यू देंगे कौन सा, 6। तो y इज इक्वल टू 6 माइनस 6, दैट इज इक्वल टू 0। तो ये बेटा डिजिट है, तो पॉसिबल वैल्यू ऑफ y ये हो सकता है। नेक्स्ट मेरे पास क्या है मेरा बच्चा, 6 प्लस y जो है तीसरा वैल्यू लेते हैं 9। तो y इज इक्वल, ये सारे डिविजिबल ऑफ 3 है ना, तो इसीलिए मैं ये वैल्यूज लिख रहा हूं, ये बराबर इसको। क्लियर? तो यहां पर आएगा 9 माइनस 6, दैट इज इक्वल टू 3। बेटा ये डिजिट है तो पॉसिबल वैल्यू ऑफ y ये भी हो सकता है। ठीक है, तो इसी तरीके से 6 प्लस y जो है ये बराबर में किसको दूं, ठीक है, तो ये आएगा 12 बेटा। तो y इज इक्वल टू 12 माइनस 6, दैट इज 6। 6 भी डिजिट है तो ये भी पॉसिबल वैल्यू है। नेक्स्ट मेरे पास क्या है बच्चा, 6 प्लस y इज इक्वल टू 15। तो बेटा y निकलेगा 15 माइनस 6, तो y इज इक्वल टू 9। तो बेटा ये भी डिजिट, तो ये भी पॉसिबल वैल्यू होगा। अब यहां पर लास्ट देखेंगे, 6 प्लस y इज इक्वल टू 15 के बजाय 18 लिखूं, तो y इज इक्वल टू 18 माइनस 6, तो y इज इक्वल टू 12। बेटा ये डिजिट नहीं है, ये नंबर है, तो ये पॉसिबल वैल्यू नहीं है। इसके बाद जब जाओगे ना तो y के वैल्यू एक्स्ट्रा होंगे 10 से बड़े। ठीक है, तो पॉसिबल वैल्यूज जो होंगे ना y के, तो y के पॉसिबल वैल्यूज होंगे एक होंगे, क्योंकि y डिजिट है तो ये होगा 0, 3 होगा, 6 होगा और 9 होगा। तो ये पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y होंगे इस वाले क्वेश्चन में। क्लियर? समझ आ रहा है? तो ये मैं ऐसे चल रहा हूं बेटा, आपने ये सारे कंसेप्ट पढ़े हैं, मॉडल पेपर में डिस्कस कर रहा हूं, क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं। मेरा बच्चा समझ आ रहा है? वेरी गुड। नेक्स्ट है, प्रूव करिए, प्रूव दैट -12xy प्लस 4x² प्लस 16z² प्लस 9y² इज इक्वल टू 2x माइनस 3y प्लस 4z इंटू 2x माइनस 3y माइनस 4z। ठीक है, ये बेटा प्रूव करना है। देखो इसमें भी साइन की करेक्शन इनने दी है, चेक नहीं करते ना, मसला यही है। तो बच्चे को परेशान करते हैं, बच्चा परेशान नहीं होता, जैसे होता है ना करो। तो मैं यहां पर सॉल्व करो या यहां पर सॉल्व करो, दोनों में सेम चीज है। मुझे LHS बराबर आना चाहिए RHS।
चलिए मैं प्रूव करता हूं, मैं टेकिंग RHS लूंगा, आराम से सिंपल अल्फाज में मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है मेरा बच्चा, टेकिंग RHS ये मैं लेता हूं, ठीक है, मल्टीप्लाई करें तो मैं करूंगा, देखो ये 2x से मल्टीप्लाई होगा किसको, 2x माइनस 3y माइनस 4z को, होगा कि नहीं। फिर माइनस 3y को किससे होगा मल्टीप्लाई, 2x माइनस 3y माइनस 4z से। फिर प्लस 4z से मल्टीप्लाई होगा मेरा बच्चा किसको, 2x माइनस 3y माइनस 4z से। RHS में ले रहा हूं बेटा मैं, इससे पहले इन सबको करता हूं, फिर माइनस 3 से इससे मल्टीप्लाई आता है ना, मल्टीप्लाई करना। ठीक है, अब इससे मल्टीप्लाई करें, देखो ये आता है 4x² माइनस 3 6xy माइनस 4 8xz। ठीक है, तो ये माइनस आएगा, प्लस माइनस होता है माइनस 3 6xy माइनस माइनस प्लस 3 9y² माइनस माइनस प्लस 4 12yz। ठीक है बेटा, प्लस 4 8zx माइनस 4 12zy माइनस 4 16z। अब लाइक z स्क्वायर आएगा बच्चा। ठीक है, तो लाइक टर्म्स देखकर सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चा, देखो 8xz 8xz, तो ये और ये कैंसल, क्योंकि xz लिखे या zx ये कॉम्यूटेटिव होता है मल्टीप्लीकेशन। ठीक है बेटा, इसी तरीके से और कौन है, ये प्लस 12yz 12zy के बाद अब यहां पर बचा 4x², देखो माइनस 6xy माइनस 6xy, तो हुआ माइनस 12xy, हुआ कि नहीं, तो ये भी और ये भी खत्म हुआ। प्लस 9yz आया बच्चा, y² आया। ठीक है, तो यहां पर बचा माइनस 16z², देखो यहां पर लिखा है प्लस। ठीक है, तो यहां पर माइनस है। ठीक है बेटा, ये माइनस है, तो दिस इज द राइट क्वेश्चन। तो इसका ये आंसर है, तो वहां पर आप करेक्शन कर सकते हैं। ये मॉडल पेपर जो है ये आपको पैटर्न बताता है कि बेटा क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा सकता है। ठीक है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 का ही बी पार्ट है। तो बी पार्ट क्या बोल रहा है, ध्यान से समझ लीजिएगा। क्वेश्चन आपको ऊपर जो है दिख रहा है, तो क्वेश्चन में कह रहा है ऑब्जर्व द गिवन पैटर्न केयरफुली इन विच ईच ट्रायंगल ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल एंड आइसोसेलेस। देखो राइट ट्रायंगल है, हर कोई ट्रायंगल यहां पर जो दिख रहा है ना आपको, ये सारे राइट एंगल ट्रायंगल है और आइसोसेलेस भी है, यानी इनका एंगल जो है ना वो एक 90 डिग्री है। आप देखो यहां पर जो इस तरीके से एंगल ट्रायंगल बन रहा है ना, इसका ये वाला एंगल 90 डिग्री है और ये वाला साइड जो है ना आपस में इक्वल है। ठीक है बेटा, और कह रहा है आप बताए कि जो इसी इफ द बेस एंड अल्टीट्यूड ऑफ ईच राइट एंगल ट्रायंगल इज गिवन, अगर बेस और देखो इसमें ये वाला और ये वाला साइड दिया गया है ना, यहां पर देखो अगर पहले पैटर्न में दिया गया है x x, दूसरा जो मेरे पास है ना उस पे दिया गया है x+1 और x+1, तीसरा दिया गया है ये है x+2 और x+2। इसी तरीके से अकॉर्डिंगली आप देखो ये सीरीज चलती जा रही है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। बेटा अब ये बोल रहा है अगर यही पैटर्न हम कंटिन्यू चलाएंगे, बताइए जो 31 नंबर पे ट्रायंगल बनेगा, देखो ये 2 बन रहा है, 2 के नंबर पे x+1, 3 के नंबर पे x+2, यानी एक एक कम। तो इसका मतलब जब हम 30 वाला ट्रायंगल देखेंगे, 31 वाला ट्रायंगल देखेंगे तो वो इस तरीके से होगा जिसकी बेस होगी x+30 और ये भी होगा x+30। अब देखो ये पैटर्न कंटिन्यूअसली जब जा रहा है तो आपको बताना है जो 31 पे होगा वो क्या होगी, तो उसकी बेस और हाइट ये होगी। अब आपको बताना है इसकी हाइपोटेन्यूज क्या है। ठीक है, फाइंड द हाइपोटेन्यूज ऑफ द ट्रायंगल। तो मुझे हाइपोटेन्यूज फाइंड करनी है। मान लीजिए हाइपोटेन्यूज जो यहां पर है ना h है। एज यू नो बाय पीजीटी पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है बेटा कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, the square of the longest side of a triangle is always equal to the sum of the squares of other two sides। फॉर्मूला है, थ्योरम है ना बेटा। तो यहां पर देखो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर किसके बराबर आएगा, दिस स्क्वायर x+30 का होल स्क्वायर प्लस x+30 का होल स्क्वायर, होगा कि नहीं। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो यहां पर देखो ये आएगा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। बहुत सारे तरीके हैं, कोई खोलेगा
कोई किसी तरीके से सॉल्व करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपनी मर्जी है, ठीक है। तो देखो मेरे पास है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये होता है ना 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर, होता है कि नहीं? तो मैं लिख सकता हूं ऐसे 2 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस 30 का होल स्क्वायर, अरे है कि नहीं? इस तरीके से एक्स स्क्वायर है मान लीजिए। अब ये स्क्वायर ऊपर जाएगा तो स्क्वायर जब जाएगा तो ये होगा अंडर रूट ऑफ 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर, है ना। तो ये अंडर रूट ऑफ ए इंटू बी जो होता है ना बराबर, वो होता है अंडर रूट ऑफ ए इंटू अंडर रूट ऑफ बी, अलग अलग दे सकते हैं। तो ये बनेगा ऐसे बेटा, अंडर रूट ऑफ 2 इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, दिस एंड दिस कैंसल, ये आएगा अंडर रूट ऑफ 2 ऑफ एक्स, आएगा कि नहीं? तो वही रूल हम यहां पर अप्लाई कर सकते हैं ना, तो स्क्वायर उधर जाएगा, ये बनेगा ऐसे अंडर रूट ऑफ 2 टाइम्स एक्स प्लस 30 का होल स्क्वायर। तो कोई एक्सपेंड भी कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो यह आएगा अंडर रूट ऑफ 2, अलग अलग देंगे, तो यह आएगा एक्स प्लस 30 का स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है। तो बेटा ये दिस एंड दिस कैंसल, तो यह आएगा अंडर रूट 2 इंटू एक्स प्लस 30। तो इस तरीके से हाइपोटेन्यूज लिख सकते हैं, ठीक है। कोई एक्सपेंड करके वैसे भी कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो कंसेप्ट यही है, तो आपको हाइपोटेन्यूज पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग फाइंड करनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, यानी इस पैटर्न का लास्ट क्वेश्चन है। बेटा अब मैं भी थक गया, बहुत खुशिक होते हैं यार। अरे यार बहुत मेहनत लगती है, चैनल को सब्सक्राइब करो यार, चैनल को सब्सक्राइब करो यार, मेहनत करो। अगर हम भी मेहनत करें थोड़ा, आप भी हेल्प करिए ना प्लीज, चैनल को सब्सक्राइब करिए। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि आपके पास एक फिगर है, इस तरीके से देखो, कह रहे बच्चे ये फिगर है दिया गया है, इसमें बोल रहा है कि बीई 32 मीटर है, ये पूरा बीई जो है 32 मीटर है, ये बीएफ मत समझना, ये बीई पूरा है 32 मीटर, ठीक है। एंड अदर मेजरमेंट्स आर सेम, जो बाकी मेजरमेंट्स है वो वैसे ही है। वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस फील्ड। इसमें एरिया ऑफ फील्ड जो है, यहां पर देखो 2 फिगर्स है, वन इज दिस ट्रायंगुलर पार्ट एंड सेकेंड वन इज दिस ट्रेपीजियम पार्ट, है कि नहीं। अब ये ट्रेपीजियम, ये 90, ये नहीं, इसका मतलब ये पैरेलल होगा इसको, अरे है कि नहीं? पढ़ा है ना कि अगर 2 पैरेलल लाइंस हैं उनका जो ये परपेंडिकुलर होगा तो ये ऐसे होगा, पढ़ा है ना। तो ये बेटा ये पैरेलल है इसको, ये पैरेलल इसको, ये नॉन पैरेलल साइड्स है, ठीक। अब यहां पर ये ट्रेपीजियम, ये ट्रायंगल। अब यहां पर देखो इसका एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ फील्ड, बच्चा FIELD फील्ड, ठीक है बेटा। वो किसके बराबर होता है, वो होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, किसका, AEB का, प्लस एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। तो बेटा वो ट्रेपीजियम किसका होगा, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम EDC बेटा, CB, क्लियर। एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, और एरिया ऑफ ट्रेपीजियम होता है बेटा 1/2 ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, होता है कि नहीं। अब यहां पर देखो 1/2 जो है, यहां पर देखो डायरेक्टली लगा सकते हैं या कॉमन भी निकाल सकते हैं, मैं आपको समझा रहा हूं तो इसलिए मैं डायरेक्टली लूंगा। बेस कितनी है इस ट्रायंगल की, जिसपे परपेंडिकुलर पड़े वो बेस 32 इंटू हाइट कितनी है बेटा 15, प्लस 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स, देखो ये और ये पैरेलल है, 50 प्लस 40 प्लस 50 इंटू हाइट कितनी है इसकी, ये परपेंडिकुलर इसकी हाइट मानी जाएगी, ठीक है, दैट इज 30। देखो 2 1 r 2 2 1 r 2 2 6 r 12 2 1 r 2 2 15 r, ठीक है बेटा। 16 होता है बेटा 240, ठीक है, प्लस और इसका वैल्यू देखो 50 प्लस 40 होता है 90, इंटू करेंगे 15, तो ये बेटा आएगा 240 प्लस ये आएगा 1350, तो ये टोटल में आया 1590 मीटर स्क्वायर। तो बेटा ये इसका एरिया होगा। तो कैलकुलेट आप आराम से कर सकते हो मेरा बच्चा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको कैलकुलेटर अलाउड होता है, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन है इस मॉडल पेपर का,
लास्ट क्वेश्चन देखिए मेरा बच्चा, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस मॉडल पेपर। फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर्स। अरे मेरा बच्चा लीटर्स है यहां पर, इसने लिखा लीटर्स, ठीक है। वाह क्या मॉडल पेपर बनाया है। ऑलराइट, फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर्स ऑफ सिलेंड्रिकल वाटर टैंक हुज डायमीटर ऑफ बेस इज 1 मीटर एंड हाइट इज 140 सेंटीमीटर। वाह लीटर्स लिखा है बेटा। अब यहां पर क्या कह रहा है, वी हैव टू फाइंड द कैपेसिटी, यानी वॉल्यूम फाइंड करना है। किस चीज का? वाटर टैंक का, सिलेंड्रिकल वाटर टैंक। मान लीजिए ये सिलेंड्रिकल वाटर टैंक है। अब क्या कह रहा है इसमें, द डायमीटर ऑफ द बेस इज 1 मीटर। ये बेस का डायमीटर है 1 मीटर और इसकी हाइट है 140 सेंटीमीटर। देखो पहले मैं एक यूनिट सेम करूं, ये मीटर में चेंज करूं सेंटीमीटर में, या सेंटीमीटर में मीटर में चेंज करता हूं। वी नो दैट 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। अरे है कि नहीं? तो ये बन गया 100 सेंटीमीटर, ठीक है। और वी हैव टू फाइंड द वॉल्यूम, we have to find the capacity of this in liters. So first we find the volume in centimeter cube, then after that we will convert that volume into liters. ठीक है? Now, as we know that volume of cylinder किसके बराबर होता है? पाई आर स्क्वायर एच। अरे एलकेजी की फॉर्मूला है ना बच्चा, अरे है कि नहीं? दैट इज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, दैट इज पाई 22/7, ठीक है, अप्रोक्सीमेट लेना है। रेडियस देखो, अगर इसमें डायमीटर 100 है, रेडियस होगी 100 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 50। यह आएगा बच्चा 50 इंटू 50 इंटू हाइट कितनी? 140। 7 1 आर 7, 720 आर दिस। तो ये टोटल में आ रहा है, ठीक है। बट वी नो दैट वी हैव टू फाइंड द वॉल्यूम इन लीटर्स। तो मेरा बच्चा 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो इसको लीटर्स में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड करो, तो ये आएगा इसे 110000 डिवाइडेड बाय 1000। तो बेटा 1100 लीटर्स इस टैंक में आपका जो है वॉल्यूम होगा इन लीटर्स। सो दिस इज योर मॉडल पेपर ऑफ क्लास 8 जो बोर्ड ने दिया है। बेटा घबराने की जरूरत नहीं है, जहां पर गलतियां थी वो आप निकाल सकते हो। ये मॉडल पेपर है, यानी इस तरीके से आपका क्वेश्चन पेपर पूछा जा सकता है, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जो आपका सिलेबस है वैसे ही उसी में क्वेश्चन पूछे जाएगा, वैसा ही क्वेश्चन पूछा जाएगा जो आपको 100% जो है ना स्ट्राइक होगा। सिर्फ आपको यह काम करना है कि अगर आपने सारा सिलेबस पढ़ा होगा ना, तो आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। क्योंकि अगर कोई भी क्वेश्चन आपको पेंडिंग है, कोई भी प्रॉब्लम है किसी चैप्टर में, तो प्लीज मेंशन करिए, हम लाएंगे बेटा, लाएंगे। सिर्फ एक कमेंट के बेस पे हमने इस मॉडल पेपर को सॉल्व करा है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर तक थैंक यू, अल्लाह हाफिज। और चैनल को प्लीज यार सब्सक्राइब करना यार, थैंक यू।